डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एसिड बेस बफर वाले कंपोनेंट में आज लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉम्पिटिटिव एज वेल एज थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रॉपर्टी, यूज, कैसे बनाते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है थ्योरी में, कौन सा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को इनेबल करते हुए क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है चैनल का, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, तो अपन शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। कौन सा देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH के नाम से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है NaOH है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसका प्रिपरेशन का, मींस प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन में देखिएगा सोडा लाइम प्रोसेस होता है पहला प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया ये, और ये क्या हो गया आपको शायद पता होगा, इसको बोलते हैं हम, जैसा कि स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, प्रिपरेशन और इसके यूजेज। ओके, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है साथ में, जिसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। और ये बन गया जो हमारा प्रिपेयर्ड था, जो जिसको हम बनाना चाह रहे थे, जिसको मतलब सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहे हैं, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लगभग 90% का कन्वर्जन हो जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके इसके पैलेट्स और स्लैक्ड और वगैरह वगैरह बना लेते हैं। ओके, अब उसके बाद में दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, दूसरा, पहला है सोडा लाइम प्रोसेस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझना, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, मतलब करंट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है। जनरली हम किसकी बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या है यहाँ पे, NaCl। ओके, ये NaCl है सॉल्ट की वजह से। आप ध्यान दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, NaCl का, वाटर में, और वाटर में सॉल्यूशन लिया, और जैसे ही NaCl लिया, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका आयोनाइजेशन हो गया। ओके, जैसे ही आयोनाइजेशन हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस अभी मैंने बोला करंट की वजह से, करंट मतलब यहाँ पे सेल, इलेक्ट्रिकल सेल्स इसमें इसको यूज किया जाता है, जिसमें मतलब इसका मतलब समझना, यहाँ वहां पे कैथोड एंड एनोड होगा, कैथोड और एनोड होगा। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब जस्ट अपोजिट आयंस उसके ऊपर जाएंगे। जैसा कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे सोडियम Na पॉजिटिव जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सोडियम मेटल एलिमेंट बना देगा। जैसे ही सोडियम एलिमेंट बनाएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल सोडियम से रिएक्शन करेगा और NaOH बना देगा, जो हमें बनाना है, जो हमें बनाना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है एज ए गैस के फॉर्म में। ओके, ये गैस बाहर निकल गई। अब दूसरा मैं एनोड की बात करूं, हालांकि हमारा यहां तक क्या हो गया, जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो गया, मतलब प्रिपरेशन ऑफ NaOH। लेकिन दूसरे एट द एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, ये भी अपन को समझना है। एनोड नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जैसे ही जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, एनोड को, और क्लोरीन जो बनेगा वो क्लोरीन एलिमेंट बन जाएगा। यहाँ पे दो क्लोरीन रिएक्शन करेंगे आपस में और क्लोरीन गैस बना देंगे। इस तरह से ये दो गैस वहां पे, कहां पे, एनोड पे रिलीज हो जाती है। इस तरह से आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस बन गया और NaOH बन गया इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। ओके, अब इसी NaOH को, जो ये बना है, इस NaOH की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मींस हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। देखिएगा, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है। यदि आपने लैब में NaOH देखा है तो वो NaOH देखिएगा, उसका जो स्टैंडर्ड है एज पर IP होता है, IP इट शुड नॉट कंटेन नॉट लेस देन 95% एज NaOH।
मतलब NaOH जो होगा वो 95% कैलकुलेशन में 95% कम से कम आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, वो हमारा एज ए NaOH हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, या यूं कहेंगे दैट इज द इम्प्योर। ओके, और उसके में जो नॉट मोर देन 3% सोडियम कार्बोनेट एज ए इम्प्योरिटी रहती है ये, तो वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3% से ज्यादा सोडियम कार्बोनेट एज ए इम्प्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। वो क्या होता है, किस तरह से होता है, अभी मैं बताता हूं, आप तो मेरे साथ बने रहिए। अब मैं बात करता हूं ये क्या किस तरह की रहती है, ड्राई हार्ड ब्रिटल पैलेट्स होती है। फ्रेंड्स, पैलेट्स किस तरह की नेचर की होती है, इस तरह की नेचर की होती है, जैसे अपन मारवाड़ी भाषा में बात करें तो यहाँ पे ये पतासे होते हैं इस तरह का, या दाल जो होती है किस तरह का, जो क्या कहेंगे आपको, चने की जो दाल होती है उस तरह की व्हाइट पैलेट्स होती है, इस तरह को हम बोलते हैं ब्रिटल, हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगी। ओके, यदि मैं इसको सॉल्युबल करूंगा वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यदि ध्यान दीजिएगा, इस पैलेट को मैं क्या करूंगा, यदि बाहर एनवायरमेंट में रख दिया, एयर के कांटेक्ट में आती है, तो क्या होगा, ये क्या करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम एयर, CO2 एब्जॉर्ब करता है। देखिएगा NaOH क्या कर रहा है, NaOH की बात कर रहे हैं, NaOH कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करेगा और Na2CO3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट एज ए इंप्योरिटी रहता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, एज ए इंप्योरिटी रहता है। इसका मतलब यदि हम इसको बाहर रखेंगे तो इसमें सोडियम कार्बोनेट एज ए इंप्योरिटी आ जाएगी। ओके, एट द सेम टाइम यहीं पे दूसरी बात कहूंगा, हाईली डिलिक्विसेंट होता है। डिलिक्विसेंट का मतलब समझना, डिलिक्विसेंट का मतलब होता है कि जो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरमेंट से एयर से क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी तरह से ये एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, एक पैलेट है, ये पैलेट के चारों तरफ ये इस तरह से सॉलिड पैलेट है, यहां से इस तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, ये लॉजिक समझना, इस तरह से जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या होगा, पिघल जाएगी, ऊपरी जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस पिघल जाएगी। मीन पिघल जाने का मतलब क्या होगा, जो बाहर ऊपरी सरफेस है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, गीली हो जाएगी और वेट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है और NaOH पिघल रहा है। पिघलने का मतलब वो डिसॉल्व हो रहा है उसमें मॉइस्चर में, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्विसेंट बोलते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करके रखते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर है, इमीडिएटली NaOH क्या करेगा, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कली नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का होता है। ओके, सिमिलरली एट द सेम टाइम कॉरोजिव टू ऑर्गेनिक टिश्यूज या जनरल चीजों के लिए कॉरोजिव नेचर का होता है। यदि हमारे स्किन या टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, कॉरोजिव नेचर का होगा, कास्टिक क्रिएट कर देगा, वहां को जला देगा। ओके, ये कहानी हो गई। अब मैं बात करता हूं इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोर कैसे करेंगे, देखिएगा, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसको यूज कर क्या स्टोर करेंगे, मींस नॉन रिएक्टिव, या तो ग्लास या प्लास्टिक यूज करेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा। यदि हम नॉर्मल ग्लास को इसके साथ में स्टोर कर देंगे तो क्या करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा ग्लास से और क्या बना देगा, सोडियम सिलिकेट बना देगा, जो हमें एडवाइजेबल नहीं करता इस तरह के ग्लास में स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये इस तरह की इसकी स्टोरेज और इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। और स्टोरेज आपको बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना, यदि जब भी आप लैब में NaOH यूज करते हैं तो आपको उसको वापस टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसको वापस रखना है, जो आपको यहाँ लैब में जो डिब्बा मिलता है उसको वापस पैक करके रखना होता है। ओके, अब इस NaOH का बात करेंगे हम इसके यूजेज की। तो यूजेज में देखिएगा फ्रेंड्स, यूजेज में आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज है उसी के बेसिस पे हम इसके यूज याद करेंगे। किस तरीके से, जैसा कि पावरफुल कॉस्टिक नेचर का होता है। कॉस्टिक का मतलब जो जल्दी से रिएक्शन कर दे, टिश्यूज को हटा दे। तो रिमूव व्हाट का मतलब होता है, यदि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पर्सन है जिसके क्या हो रहा है, घाव हो रहा है। जैसे इस तरह की एक स्किन है, इस तरह की एक स्किन है और उस पर्सन का घाव हो रहा है, इस तरह का ये घाव हो गया, ओके, जिसकी वजह से वो और यहाँ पे पस पड़ गई और घाव हो गया। ये आपका पस पड़ गई और घाव हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, या डॉक्टर या नर्स क्या करते हैं, NaOH का सॉल्यूशन लेते हैं और NaOH का सॉल्यूशन लेके इस पूरे पस को रिमूव कर देता है, इसको हटा देता है। उसके बाद में ड्रेसिंग करते हैं ताकि वहां की हीलिंग प्रॉपर हो, अच्छे से हो। इस कंडीशन को बोलते हैं बिकॉज ऑफ कास्टिक नेचर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं NaOH डालूंगा, जैसे NaOH डालूंगा तो यहाँ की जो ये स्किन हो गया, जो डेड स्किन है या जो पस है, वो पूरी की पूरी को गला देगा और उसको हम बाहर इजी वे में बाहर निकाल लेंगे, ओके। उसके बाद में हम यहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे तो पेशेंट की हीलिंग या उस पर्टिकुलर घाव की हीलिंग परफेक्टली होगी, ओके। दूसरा यूज क्या है इसका, 2.5% इन ग्लिसरॉल सॉल्यूशन बनाते हैं जो रिमूव करता है सुपरफिशियली स्किन को। जो क्यूटिकल या जो ऊपर की स्किन है 2.5%, ध्यान रहे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं बनाना है और ग्लिसरॉल में बनाना है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर सुपरफिशियल स्किन हम बड़े आराम से इसको स्किन से रिमूव कर सकते हैं। फिर इसका 2.5% अगेन वाटर में सॉल्यूशन लेते हैं जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं एनिमल हाउस वगैरह के लिए, ओके। ये हो गया नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट आता है उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे भी इसको यूज करते हैं, मींस एज ए एल्कलाइजिंग एजेंट के तौर पे बफर में यूज करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट रिएजेंट्स वो बनाने, या एज ए NaOH के तौर पे भी इसको यूज करते हैं फ्रॉम फॉर द डिफरेंट टाइट्रेशन और एटसेट्रा, ओके। फिर लास्ट में आता है कौन सा, एज ए इंग्रेडिएंट यूज करते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स या बहुत सारे क्या रिएजेंट या यूं कहूंगा क्या रिएक्शंस में, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड सोडा हाइपोक्लोराइट और सोडा लाइम, इनको बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको सारी चीज बता दी। मींस यूजेस देखिएगा, पावरफुल कॉस्टिक, रिमूव सुपरफिशियल स्किन, डिसइंफेक्टेंट, एल्कलाइजिंग एजेंट, एज इंग्रेडिएंट सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन एज वेल एज सोडा लाइम, ओके। इस तरह से आपको मैंने सारी की सारी चीज बता दी है। यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेन एग्जाम आपको इसको रिवाइज करने के काम आएगा। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। क्वेश्चंस में कौन कौन से, पहला क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन NaOH। तो आपको पूरा का पूरा जो मैंने बताया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले इसके प्रिपरेशन बताना, इसके प्रॉपर्टीज बताना, फिर इसके यूजेस बताना, थोड़ा सा ट्राई करना। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है पॉइंट्स को, जिस तरह से मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, जिस तरह से मैंने यहाँ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म और बना दोगे तो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा और पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ओके। और अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, एक तो कौन कौन सी प्रिपरेशन मेथड से बनाते हैं हम NaOH को, ये दो, और यहाँ पे NaOH कौन सी पोजीशन, मतलब इस पे मिलता है, हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज होती है, क्लोरीन गैस कहाँ रिलीज होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी केमिस्ट्री आती है वहां पे 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर उसके बाद में इसकी एज पर IP इसकी परसेंटेज प्यूरिटी कितनी होती है, एज पर IP इसमें कौन सा इंप्योरिटी रहता है वो याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट एज इंप्योरिटी रहता है, इसकी नेचर कौन सी, दो नेचर याद रखना, CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने वाली। और उसके बाद में ये सोडियम सिलिकेट बनाता है किसके साथ में, नॉर्मल ग्लास के साथ में, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में इसके यूजेस सारे के सारे आपको याद रखना, ड्यू टू कास्टिक नेचर इसका यूज होता है फॉर द रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल स्किन एज वेल एज व्हाट, ओके। इस तरह से आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ। फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना प्लेलिस्ट दिख रही होगी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, यहाँ पे फार्मा केमिस्ट्री, लिमिट टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री, HACCP, मॉडल पेपर, डिफरेंट MCQs के पेपर, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल
केमिस्ट्री सभी के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे रखा है। आपका जो सब्जेक्ट है, जो कौन से सेमेस्टर या ईयर का है, उस पर क्लिक करें और इमीडिएटली पूरी की पूरी वीडियो लिस्ट निकल जाएगी। आपको 1 बाय 1 देखना है ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, हो सके तो आप अपने सीनियर्स, जूनियर्स और क्लासमेट्स को सभी को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करने। थैंक यू वंस अगेन।